नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वोटिंग खत्म होने के बाद 48 घंटे के भीतर वोटिंग का डेटा सार्वजनिक किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। एडीआर की तरफ से दाखिल की गई इस याचिका पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई की। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में चुनाव आयोग ने 48 घंटे के भीतर वोट प्रतिशत सार्वजनिक किए जाने की मांग का विरोध किया। चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C को सार्वजनिक किए जाने की याचिकाकर्ताओं की मांग का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर द्वारा दायर याचिका पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। याचिका में चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण के लिए मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर वोटिंग का डेटा अपलोड करे चुनाव आयोग। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के संबंध में न्यायालय को सीधे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हम प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकते, हमें अथॉरिटी पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। बेंच ने यह भी कहा कि अंतरिम आवेदन में याचिकाएं 2019 में दायर मुख्य रिट याचिका में प्रार्थनाओं के समान हैं, इसलिए आवेदन पर मुख्य रिट याचिका के साथ सुनवाई की जाए। 1 घंटे से अधिक समय तक दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि अंतरिम आवेदन पर दलीलें सुनी गईं। प्रथम दृष्टया हम अंतरिम आवेदन की प्रार्थना ए और रिट याचिका की प्रार्थना बी की समानता को देखते हुए इस स्तर पर अंतरिम आवेदन पर कोई राहत देने के इच्छुक नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग को राहत दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत के आंकड़े उसकी वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में कोई निर्देश देने से इनकार किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को 3 कारणों से बहुत देश में नुकसान होगा। महंगाई और बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है, इससे लोग परेशान हैं और जब लोग पीएम का भाषण सुनते हैं तो वो महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं करते। लोगों को उनसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। दूसरी बात है कि जेपी नड्डा कह रहे हैं कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं। आरएसएस कार्यकर्ता भी जमीन पर नहीं उतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में मोदी के उत्तराधिकार को लेकर अंदरूनी खींचतान जारी है। मोदी जी अमित शाह को अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं को रास्ते से हटा दिया है। जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी को आज आरएसएस की जरूरत नहीं है। इसके बाद मोहन भागवत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 5वें चरण के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कांग्रेस के योगदान को याद करने लगे। हालांकि वीडियो पुराना है, जिसमें भागवत कहते हैं कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई और भारत को कई महान हस्तियां दी। इसी वीडियो को ट्वीट कर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत कहते हैं कि हम जानते हैं ये वीडियो पुराना है, पर क्या मोहन भागवत जी ने जो कहा वो सच नहीं है? क्या उन्होंने अपने इस बयान का कभी खंडन किया जिसमें उन्होंने साफ कहा कांग्रेस के नेतृत्व में आज़ादी के लिए बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ जिसने देश को आज़ादी दिलवाई? कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको परमात्मा ने भेजा है। शशि थरूर ने कहा कि एक मासूम सा सवाल, क्या कोई दिव्य प्राणी भारत में नागरिकता के लिए पात्र हो सकता है, और अगर नहीं तो क्या उसे वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार है? क्या चुनाव आयोग चुनावी मैदान में भाग लेने वाले स्वघोषित देवत्व के प्रश्न पर गौर करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी भी शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के शिमला में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल के पहाड़ों ने उन्हें हौसला रखना सिखाया है और यहाँ की बर्फ ने ठंडे दिमाग से सोचना सिखाया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं मां भारती का अपमान नहीं सह सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भारत माता की जय और वंदे मातरम से समस्या है, ऐसी कांग्रेस देश का भला नहीं कर सकती। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में बॉर्डर पर सड़कें नहीं बनती थी। कांग्रेस डर जाती थी कि उसी सड़क से दुश्मन अंदर आ जाएगा। ऐसी डरपोक सोच मोदी के दिमाग से मेल नहीं खाती। मोदी ने कांग्रेस के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसे दिए और कहा कि बॉर्डर किनारे सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा, चुनाव में मतदाताओं का मूड भांपने के बाद बीजेपी अब पूरी तरह से हताश हो चुकी है। बीजेपी ने अपने सभी नेताओं और समर्थकों को निर्देश दिया है
कि जिस भाषा में वो बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत का दावा करते हैं उसी भाषा का इस्तेमाल करें और बीजेपी के पक्ष में जनता में भ्रम पैदा करें। यही कारण है कि अचानक ही तमाम राजनीतिक विश्लेषकों, अर्थशास्त्रियों और पत्रकारों समेत तमाम लोगों की भविष्यवाणियों की बाढ़ आ गई है। अब संदेशखाली मामले में बीजेपी नेता और संदेशखाली घटना को सामने लाने वाली महिलाओं में से एक सिरिया परवीन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीजेपी पर इस पूरी संदेशखाली घटना की पटकथा लिखने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में पैसे दिए जाने का आरोप भी लगाया। बीजेपी से इस्तीफा देते हुए वो गुरुवार को टीएमसी में शामिल हो गई। परवीन ने ये गंभीर आरोप वशीरहाट में मतदान से कुछ दिन पहले लगाए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने नंदीग्राम में एक बुजुर्ग महिला की हत्या को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की और उनकी सरकार से रिपोर्ट मांगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार राज्यपाल ने ममता बनर्जी सरकार से इस मामले में अब तक क्या एक्शन लिए गए इस पर एक रिपोर्ट मांगी है। एक आधिकारिक बातचीत में बोस ने ममता बनर्जी को चेतावनी दी कि वो हिंसा बंद करें और सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक कार्यवाही आदर्श आचार संहिता के मापदंडों के तहत ली जाए। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार की कोलकाता में हत्या कर दी गई। उनकी खाल उतार दी गई। पूरे शहर में फेंकने से पहले उनकी हड्डियों को टुकड़ों में तोड़ दिया गया। पुलिस को आशंका है कि सांसद की पहले गला घोंटकर हत्या की गई, बाद में उनके शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया गया। मांस को हड्डियों से अलग किया गया और इसमें देरी होने पर सड़ने से बचाने के लिए हल्दी पाउडर के साथ मिलाया गया। छत्तीसगढ़ के माओवाद से प्रभावित नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 8 संदिग्ध माओवादियों को मारने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि सर्च ऑपरेशन अभी जारी है और मारे जाने वालों की संख्या बढ़ सकती है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।